औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है तो बहुत ही अहम है, ठीक है, क्योंकि फ़िज़िक्स अगर आप पढ़ते हैं या केमिस्ट्री, तो दोनों में ये मतलब लॉ इस्तेमाल होती है और बहुत ही यूज़फुल है। एनुअल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा ये मतलब आपको थोड़ा सा अब यहाँ पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा और गौर से मतलब सुनना पड़ेगा। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक्स को जानने की कोशिश करेंगे। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली द फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम व्हेनेवर अ फिजिकल और केमिकल चेंज अकर, या व्हेनेवर सिस्टम अंडरगो फिजिकल और केमिकल चेंज। तो पहले हम इसको डेफिनेशन इसकी कर लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मो मीन हीट, डायनामिक्स मीन मूवमेंट। तो पहले हम इसको के द flow of heat or any other form of energy into or out of system when system undergo physical or chemical change। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है कि सिस्टम से अगर हीट की फ्लो आउटसाइड हो रही है या सराउंडिंग से सिस्टम में हो रही है, इसी तरह किसी भी मतलब फॉर्म एनर्जी का मतलब कोई भी फॉर्म है और उसका अगर सिस्टम में या आउट ऑफ द सिस्टम जो है ना वो कहीं पे भी हीट की ट्रांसफर हो रही है, तो उसको हम बेसिकली कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, यहाँ पे अब हम एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा इसके चले जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक्सप्लेनेशन इसकी इस तरह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics is simply the law of conservation of एनर्जी। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि किसी भी सिस्टम की टोटल जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सो नाउ वी आर एक्चुअली डेफिनेशन आप कह सकते हैं आर स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी एक्सप्लेनेशन या जो ऊपर वाला पॉइंट मैंने लिखा है इसी की सूरत में हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन नंबर 1 क्या होगा हमारे पास। डेफिनेशन नंबर 1 है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but can change from one form to another। मतलब यह है कि एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। किस तरह ट्रांसफर होती है, लेट्स सपोज हमारे ऊपर पंखा है तो पंखे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको जो है ना हो क्या मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है,
सिमिलरली हमारे पास जो है ना वो फ्यूल है, गाड़ी को चलाता है, तो वही हमारे पास उसको फ्यूल एनर्जी और वो मैकेनिकल में उससे व्हीकल चलती है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्चुअली एनर्जीज है कि जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वो हमारे पास यूजफुल है। तो यही मतलब एनर्जी का रोल है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन कभी भी वो हमारे पास ना डिस्ट्रॉय होती है, ना हम उसको फर्दर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ सेकंड डेफिनेशन, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। सेकंड डेफिनेशन है टोटल एनर्जी ऑफ सराउंडिंग एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है। और थर्ड डेफिनेशन है एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये थ्री हमारे पास डेफिनेशन या स्टेटमेंट यू कैन से कि आ गई है, और इसी बेस पे हमने मतलब फर्दर इस लॉ को एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, पहले हम उसकी हेडिंग दे देते हैं कि हमारे पास बेसिकली एनर्जी जो है ना वो अगर एक फॉर्म में डिसअपियर होती है तो एग्जैक्टली अमाउंट में दूसरे फॉर्म में वो क्या हो जाती है, वो अपीयर हो जाती है। इफ एनर्जी डिसअपियर इन वन फॉर्म एग्जैक्टली same amount of energy appear in another form। ठीक है, एक फॉर्म में अगर एनर्जी, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो थ्रू केबल्स पंखे तक पहुंची और इसने इसको मतलब यह है कि मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो एक फॉर्म में डिसअपियर हो गई और दूसरे फॉर्म में अपीयर हो गई है। तो ये मतलब इसका एक्सचेंज होता रहता है, इसका एक्सचेंज होता रहता है। अ सिस्टम कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी। कोई भी सिस्टम एनर्जी को तो ना क्रिएट कर सकता है और ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। अ सिस्टम और यू कैन से थर्मोडायनामिक सिस्टम cannot create or destroy energy। ठीक है, कि कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम या कोई भी सिस्टम एनर्जी को तो ना क्रिएट कर सकता है और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, इट कैन एक्सचेंज विद अनदर सिस्टम, इट कैन एक्सचेंज विद अनदर सिस्टम। ये मतलब ये है कि अपनी एनर्जी को दूसरे सिस्टम के साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो ये हमारा था पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। ये पॉइंट्स में मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि अगर इस पे क्वेश्चन हो जाता है तो आप भी इस तरह पॉइंट्स में लिखे तो चेकर के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है और वो आसानी के साथ आपके उस मतलब यह कि आंसर को चेक कर लेते हैं और आपको अच्छे मार्क्स देता है। क्योंकि अगर चेकर आप चाहते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो कंटेंट्स, अच्छे कंटेंट्स के साथ साथ आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप चेकर के लिए मतलब पेपर चेक करना आसान बनाएं, ताकि उसका मतलब यह है कि मूड ख़राब ना हो और चेकिंग उसके लिए आसान हो। जितनी चेकिंग आप उसके लिए आसान बनाएंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप लंबी थ्योरी को पॉइंट्स में लिख के। नाउ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या होगा
तो इसमें आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है, ठीक है, और वो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्यों क्या है, तो ये हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व, ठीक है। सेकंड हमारे पास है W, वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम, मतलब ये वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम दोनों केसेस हो सकते हैं। एंड डेल्टा E, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको इंटरनल एनर्जी का मतलब थोड़ा सा बता भी देता हूं कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास कितने टाइप्स की हो सकती हैं। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली, के मतलब एक एक्सपेरिमेंट को हम ले ले और उसी से हम इसको प्रूव करें कि किस तरह मतलब ये काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये मैंने एनर्जी का आपको लिखवाया है, तो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में मतलब यह है कि हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एनर्जी रोटेशन आप, एनर्जी ट्रांसलेशन आप, एनर्जी वाइब्रेशन आप, एनर्जी स्पिन प्लस एनर्जी बॉन्ड एनर्जी, मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स होंगे और उसके मुख्तलिफ किस्म के एनर्जीज होंगे। सारों को हम क्या कहते हैं कि किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो वो बेसिकली सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है। लेट्स सपोज आपके पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमोपोली है, हेट्रोपोली है, तो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स के मोशन होते हैं। तो लिहाजा हर एक की जो एनर्जी होगी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, वो आपके पास इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी के, ठीक है। अच्छा, अब हम मैथमेटिकल अपने उस प्रूफ पे आते हैं। मैथमेटिकली अब सपोज करें कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें ये सब्सटेंस है और ये मतलब उसका बॉर्डर लाइन है। एग्जैक्टली इसी सिस्टम को अगर हम और ये अब देखें, ठीक है, मतलब ये है कि ये इसका वॉल्यूम यहाँ पे है और ये इसका वॉल्यूम यहाँ पे है, मतलब ये है कि इसके वॉल्यूम में इतना चेंज आया। अब इस सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम को हम क्यों हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपने गौर से मतलब देखना है, अगर इस सिस्टम में कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फर्स्ट वो उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। इंटरनल एनर्जी को सम टाइम डेल्टा यू से भी डिनोट किया जाता है और यहां पे हमने सारा डेल्टा ई से उसको डिनोट किया है, तो इसको हम डेल्टा ई ही कहते हैं। तो ये हम बेसिकली कहते हैं कि E2 माइनस E1 होगा, ठीक है, कि फर्स्ट एनर्जी और फिर लास्ट में एनर्जी। तो इनिशियली डेल्टा ई आपके पास ग्रेटर होगा, जैसे ही आप इस सिस्टम को यहां से हीट प्रोवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के जो मोशन होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली उसके साथ उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। अब अगर इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है तो इसके ऊपर ये एक पिस्टन लगा हुआ है, क्या है ये पिस्टन है मूवेबल। इसी पिस्टन के ऊपर ये प्रेशर डालते हैं और ये पिस्टन इतना ऊपर चला जाता है। ये पिस्टन यहां पे भी है, ठीक है, लेकिन जब हमने इनको मतलब हीट प्रोवाइड किया, इनकी जो है ना वो एनर्जी इंक्रीज, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो इन्होंने सरफेस पे प्रेशर डाला, सरफेस की वजह से ये थोड़ा सा मूव कर गया और ये पिस्टन इन्होंने इतना, तो ये V1 था और ये V2 हो गया। ये हमारे पास सपोज करे वो D चेंज आ गया, ठीक है। अब ये चेंज क्यों, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड किया तो इस सिस्टम ने पहले इस इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया और इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्क डन किया। वर्क डन इन्होंने सराउंडिंग पे किया, सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क डन किया, क्योंकि जब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है
तो इन्होंने इस सरफेस के ऊपर प्रेशर डाला, सरफेस के ऊपर प्रेशर डालने से इन्होंने पिस्टन को पुश किया, अपवर्ड पुश किया। अपवर्ड पुश करने से सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया। क्या किया? सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया। सिस्टम ने सराउंडिंग पे थोड़ा काम किया और बाकी जितनी भी हमने मतलब इसको हीट प्रोवाइड किया तो ये उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लग गया। किस चीज में? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लग गया। लिहाजा यहां पे हम इसी से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना वो निकालते हैं कि इन्होंने दो काम किए। क्या किया? एक इन्होंने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया और सेकंड इन्होंने वर्क डन किया। तो फिर इसी को देख के अगर हम स्टेटमेंट लिखें तो हमारे पास ये आ जाता है कि क्यों द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड दैट इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि क्यों हमारे पास क्या है? हीट given to the system delta E change in internal energy and W work done by the system on the surrounding अब ये जो हमारे पास बेसिकली डेल्टा E है, इट इज reasonable change in internal energy ये मतलब इंटरनल एनर्जी में एक रीजनेबल अप्रिशिएबल चेंज है। और जितनी भी हम अब प्रोवाइड कर रहे हैं तो मोस्टली हमारा जो हीट है वो इसमें यूटिलाइज होता है। और वर्क डन बाय द सिस्टम इट मीन के द अमाउंट ऑफ प्रोवाइडेड हीट हैज परफॉर्म टू पॉसिबल थिंग। यहां पे अगर हम लिख लें कि द अमाउंट ऑफ प्रोवाइडेड हीट और एनर्जी परफॉर्म टू थिंग्स, तो वो दो चीजें क्या हैं? द फर्स्ट वन इज इंक्रीज internal energy of the system and second work done by the system on the सराउंडिंग। सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया। तो जो हीट हमने प्रोवाइड किया था उसने दो काम किए। देखें, हीट प्रोवाइड करने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है और थर्मोडायनामिक सिस्टम ने कुछ काम किया है सराउंडिंग पे। इसको हम बेसिकली कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकल फॉर्म। अब ये तो इन्होंने जो काम किया है तो इसी काम को अगर ये अप्रिशिएबल अमाउंट में है, लेकिन अगर यहां पे ये हमारे पास कम मिकदार में हो, इफ यहां पे हम लिख लेते हैं कि इफ अ चेंज is very small then ये तो अप्रिशिएबल चेंज है। अब अगर चेंज मतलब ये है कि डेल्टा अगर आ जाता है तो डेल्टा जो है ना वो हम अप्रिशिएबल चेंज को कहते हैं। अब अगर हमारे पास चेंज कम हो, अप्रिशिएबल अमाउंट में ना हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे पास डी क्यू दैट विल बी इक्वल टू डी ई एंड प्लस डी डब्ल्यू। सम बुक्स में डी नहीं लिखा जाता, ई के साथ डेल्टा लिखा जाता है, क्योंकि इस सिस्टम में ये स्टेट फंक्शन नहीं है। क्या है? स्टेट फंक्शन नहीं है। ये भी हमारे पास नॉट स्टेट फंक्शन, तो इसके साथ हम डी लिख सकते हैं, लेकिन दिस वन इज अ स्टेट फंक्शन। ये क्या है? ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। कुछ बुक्स में ये मतलब वो मेंशन किया होता है डेल्टा के साथ, तो फिर आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, डेल्टा के साथ लिख ले। और ये जो डी है ये है बेसिकली इंस्टेंटेनियस। क्या? इंस्टेंटेनियस हम कहते हैं स्मॉल चेंज को, इसीलिए हम यहां पे डी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो डी ई इज वेरी स्मॉल चेंज। डी ई इज अ वेरी स्मॉल चेंज। यहां पे ये जो डी ई है हमारे पास
वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर चेंज बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। नाउ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अब किसके लिए, तो साइन कन्वेंशन है क्यू, डब्ल्यू एंड ई, इनके लिए साइन कन्वेंशन क्या है। तो साइन कन्वेंशन सबसे पहले हमारे पास क्यों पॉजिटिव होता है अगर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, द नंबर वन क्यू विल बी पॉजिटिव if heat is absorbed by the system, heat absorbed by the system। ठीक है, Q will be negative if heat release by the system to the surrounding, by the system to the surrounding। ठीक है, और थर्ड हमारे पास है W, वर्क ऑन अ सिस्टम, W विल बी पॉजिटिव, तो किस केस में, और W नेगेटिव किस केस में होगा। ठीक है, डेल्टा E पॉजिटिव किस केस में होगा और डेल्टा E नेगेटिव किस केस में होगा। तो वर्क डन, अब देखिए एक सिस्टम सराउंडिंग पे काम करता है, एक सराउंडिंग सिस्टम पे काम करता है, तो वर्क डन ऑन अ सिस्टम, वर्क डन ऑन अ सिस्टम, देखिए वर्क डन ऑन अ सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली हमारे ये फिजिक्स में ये कन्वेंशन थोड़े से चेंज है ये वर्क वाले, तो फिर ये आप मतलब इस इक्वेशन में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकती हैं इस मेजर इक्वेशन में साइन के हवाले से। फिजिक्स और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का ये मतलब ये है कि फिजिक्स में ये केमिस्ट्री के उलट है। ठीक है, सिमिलरली हीट हमारे पास व्हेन सिस्टम गेन एनर्जी, व्हेन सिस्टम गेन एनर्जी और व्हेन सिस्टम लूजेस एनर्जी। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है, ये आपको याद होने चाहिए। नाउ यूनिट्स ऑफ एनर्जी, तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको मिटा देते हैं और फिर मैं आपको इसका यूनिट भी बता देता हूं। तो यूनिट में आपको तीन चीजों का बताऊंगा। हमारे पास जितने भी यहां पे टर्मिनोलॉजीज इसमें इस्तेमाल हुई है, ठीक है, चाहे वो हीट है, चाहे वो वर्क है, या वो हमारे पास क्या है इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, सो यूनिट फॉर क्यू, डब्ल्यू एंड डेल्टा ई। तो इसके लिए यूनिट हमारे पास क्या होगा तीनों के लिए, तीनों के लिए यूनिट हमारे पास है जॉउल, तीनों को हम जॉउल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल्टा V विल बी कांस्टेंट। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब ये है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, तो ये आप इसको मतलब ये है कि अब गौर से आपने इसको सुनना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास क्या होगा। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये बीकर है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, यहां से हमने हीट प्रोवाइड किया, ये वॉल्यूम है, ये इस तरह के ऊपर पिस्टन है, फिक्स्ड है। ठीक है, यहां से हमने जितना हीट इसको प्रोवाइड किया, तो ये इंटरनल एनर्जी को इसने क्या किया, इन्होंने इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है। अब सिस्टम चाहता है कि वो पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे
और क्या हो जाए, सिस्टम सराउंडिंग पे काम करे। लेकिन जितना भी हीट आपने प्रोवाइड किया, जितनी भी एनर्जी आपने प्रोवाइड की, वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। मतलब यह है कि वॉल्यूम में हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा। अब अगर वॉल्यूम में हमारे पास चेंज नहीं आ रहा तो जो हमारे पास इक्वेशन है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस इंटू माइनस W, अगर इस इक्वेशन को हम देखें सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क हमारे पास क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये हमारे पास क्या होगा, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क हमारे पास है कि W विल बी इक्वल टू P डेल्टा V। P डेल्टा V, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ये हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। लेकिन इन दिस केस के अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा कि डेल्टा E माइनस P डेल्टा V। ये इक्वेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा अगर हम यहां पे W की वैल्यू को पुट करें। नाउ वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, इफ डेल्टा V इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि चेंज नहीं हो रहा, सो Q विल बी इक्वल टू डेल्टा E ओनली, हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। QV हमारे पास हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम बिकॉज डेल्टा V इज इक्वल टू 0, सो P डेल्टा V इज इक्वल टू 0। तो अगर ये पूरा टर्म हम बराबर कर ले 0 के तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह का बन जाएगा कि हीट प्रोवाइडेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज ओनली यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। देखिए यहां पे तो ये ऊपर जा ही नहीं रहा, पिस्टन तो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहा। तो अगर पिस्टन मूव नहीं कर रहा तो आप नीचे से जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ उसको, मतलब यह है कि क्या होती है, वो सिर्फ वहां पे इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लग जाती है और कोई काम नहीं होता। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट में जब हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद आप फर्दर कितना ही टेम्परेचर अप्लाई करें, आपके पास थर्मामीटर पे स्केल ऊपर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जितना भी अब फर्दर आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर रहा, वो एक्चुअली बॉन्ड ब्रेकिंग में लग जाता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग काइनेटिक एनर्जी को तो इंक्रीज ही नहीं कर रहा, लिहाजा थर्मामीटर पे आपके पास ऊपर स्केल नहीं जा रहा। एग्जैक्टली यहां पे जितनी भी इंटरनल एनर्जी आप प्रोवाइड कर हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लग रहा है। लिहाजा पिस्टन यहां पे वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा, लिहाजा सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क हमारे पास 0 है। तो अगर ये हमारे पास 0 हो गया तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म है तो QV बराबर हो जाएगा ओनली डेल्टा E के। आई समझ में बात? तो ये हमारा, अब अगर आपको आ जाए कि आइसोकोरिक प्रोसेस या इसको लिखें या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों एक ही चीज है। आपने ये बात जहन में याद रखनी है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। इन तीनों को चेंज करने से तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, ये आइसोथर्मल होता है। क्या होता है? आइसोथर्मल होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, ये आइसोकोरिक होता है। क्या होता है? आइसोकोरिक। और अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, तो फिर ये होता है आइसोबारिक। आइसोबारिक, ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको, मतलब ये है कि फर्दर एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे कर लें। ओके, सो नाउ ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कि जब सिस्टम का वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा तो जितना भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है और कोई काम सिस्टम नहीं कर रहा। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर, बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस एंड P इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा,
ठीक है, ये बात आपने देखी होगी कि हम जब भी मतलब लैब वगैरह में काम करते हैं, टेस्ट ट्यूब में जितने भी हम मतलब अपरेटस इस्तेमाल करते हैं लैब में, तो ओपन एटमॉस्फेयर होता है। ओपन एटमॉस्फेयर में हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। इट मीन कि एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, लैब में सारा कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये 2 बीकर्स हैं। ठीक है, हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वॉल्यूम है, और एक ये हमारे पास बीकर है कि वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, इसके ऊपर जो P होता है, यहां पे भी एक कांस्टेंट प्रेशर इसके ऊपर, एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर इसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। सो नाउ वी आर राइटिंग द इक्वेशन। सो इक्वेशन हमारे पास क्या था? इक्वेशन हमारे पास था कि Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। ये हमारे पास इक्वेशन है। सो W इज इक्वल टू P डेल्टा V, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये आप लोगों को पता है कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क हमने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दिस इक्वेशन बिकम दिस के Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये हमारे पास बेसिकली इसका मैथमेटिकल फॉर्म आ गया है। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म, तो अगर हम यहां पे लिख के थोड़ा सा इधर आप देखें कि डेल्टा E ये किसके बराबर होता है? E2 माइनस E1 के। किसके? E2 माइनस E1 के। सिमिलरली V किसके बराबर होता है? V2 माइनस V1 के। जो चेंज आता है V1 और V2। ठीक है, एनर्जी पहले हमारे पास E1 थी। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये E2 हो गई। E1 की एनर्जी ग्रेटर होगी E2 से। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में इसकी जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, फाइनल में इसमें उतना चेंज नहीं आता। ठीक है, लेकिन यहां पे हम इसको मेंशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिफरेंशिएशन लिखना चाह रहे ताकि हम अपना इक्वेशन बनाएं। सो नाउ QP, तो QP तो वो वैल्यूज पुट करे कि E2 माइनस E1 प्लस P इंटू V2 माइनस V1। ये हमारे पास इक्वेशन चेंज, हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ये आ गया। अब हम थोड़ा सा इसको फर्दर चेंज कर लेते हैं कि QP तो E2 माइनस E1 और ये प्लस हो जाएगा PV2 माइनस PV1। ये हमारे पास, तो QP ये बराबर हो जाएगा E2 प्लस PV2। ठीक है, और साइन कन्वेंशन आप यहां पे लगा ले, तो माइनस को आप निकाले बाहर, तो ये E1 प्लस PV1 ये हो जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली इसका मैथमेटिकल फॉर्म। सो वी नो दैट कि हमारे पास E प्लस P1 ये किसके बराबर है? ये H के बराबर है। E प्लस PV ये किसके बराबर है? ये हमारे पास H के बराबर है। H क्या है? एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। चाहे किसी सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, उससे हीट जो है ना वो रिलीज कर रहा है, किसी भी फॉर्म में हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रहा है, वो हम उसको क्या कहलाते हैं? उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। तो एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम ये हमारे पास बेसिकली एंथैल्पी है। क्या है? एंथैल्पी है। सो यहां पे ये एंथैल्पी, तो एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम ये इसके बराबर आ गया। अब हम इस इक्वेशन पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इसी इक्वेशन को हम एक नजर देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा कि QP विल बी इक्वल टू, अब ये टर्म किसके बराबर है? तो ये हमारे पास बराबर है H2 के। ठीक है, माइनस ये टर्म किसके बराबर है? ये हमारे पास है बराबर H1 के। ठीक है, तो H2 और H1, और ये दो H2 और H1 किसके बराबर है? डेल्टा H के। तो कैन वी से कि QP इज इक्वल टू डेल्टा H। हम ये बात कर सकते हैं कि जितना भी हमने मतलब ये है कि हीट प्रोवाइड किया, तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर इसने क्या किया? सिस्टम की एंथैल्पी को चेंज किया और कुछ एक्सटर्नल वर्क किया कांस्टेंट प्रेशर पे। सो द क्वांटिटी ऑफ हीट evolved or absorbed by a system at a constant pressure is equal to change in enthalpy of a system। इसी इक्वेशन के स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ
heat evolved or absorbed। अब ये हीट हमारे पास इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है बाई अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट, बाई अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट pressure is equal to change in the enthalpy of the system। ये सिस्टम की एंथैल्पी को चेंज कर रहे हैं जितना भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या है, वो हमारे पास डेल्टा एच है। क्या है? डेल्टा एच है, वो हमारे पास डेल्टा एच है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, तो हम लिख सकते हैं, चलो मैं वो आपको ऊपर लिखवा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कि इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। As we know that Q is equal to delta E plus P delta V, तो now can we write कि delta H is equal to, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, and it is well known equation of thermodynamics, well known equation of थर्मोडायनामिक्स, वेल नोन इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। सो हमारे पास, लेकिन इस इक्वेशन में आपने ये बात याद रखनी है कि ऑलवेज आर मोस्टली डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा ई, एंथैल्पी विल बी ग्रेटर देन द इंटरनल एनर्जी। और ये कब? व्हेन डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, व्हेन डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। ये एमसीक्यूज के लिए भी बड़ा अहम है। सो लिहाजा डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा E, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। सो द प्रोसेस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फील्स नो डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। सो द प्रोसेस एट अ कांस्टेंट, किस चीज पे कांस्टेंट हमारे पास यहां पे है? एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फील्स नो डिफरेंस इन डेल्टा ई एंड डेल्टा एच, दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो व्हेन वॉल्यूम चेंजेस गैस एक्सपेंड्स and system done some work। so नोट में आप लिख लें, when volume changes gas expands and system done some वर्क ऑन सराउंडिंग, ठीक है। जब भी वॉल्यूम को आप वेरिएबल रखेंगे, चेंजेबल रखेंगे, पिस्टन को आप मूवेबल रखेंगे, गैस एक्सपेंड होगा, जब गैस एक्सपेंड होगा तो वो पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालेगा और सिस्टम सराउंडिंग पे काम करेगा। लेकिन अगर आप इसको कांस्टेंट रखते हो और वॉल्यूम जीरो के बराबर है तो फिर जितना भी आप हीट प्रोवाइड करते हो वो एंथैल्पी को चेंज करेगा। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों एक ही चीज है, ठीक है। एक चीज मतलब यह है कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। बाकी इंटरनल एनर्जी पे अच्छी खास हमने बात की और एंथैल्पी को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैंने आपको आइसोबारिक और आइसोकोरिक दोनों प्रोसेस पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस बेसिकली होता है कि जहां पे आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों वेरिएबल कांस्टेंट रहे, उसको हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, ये 4 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। इंशाल्लाह आप मुझे लिख देना अगर आपको मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो मैं वो भी फिर फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।